हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और हम कर रहे हैं ठीक है क्लास टेंथ मैथ्स। ठीक है, मैथ्स का अभी इस वक्त हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर। ठीक है, सैम्पल पेपर हमारा क्या है चल रहा है। ठीक है, सैम्पल पेपर चल रहा है 2024 का। ठीक है, हम ये सैम्पल पेपर कर रहे थे जिसमें हमने सेक्शन ए ठीक है, बी, सी, डी, ये सारे हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ए बी खत्म हो गया, बी भी और सी और डी। ठीक है, ये हमने पहली वीडियो में किया था। ठीक है, ये दोनों हमने दूसरी वीडियो में किए। ठीक है, डी वाला हमने तीसरी वीडियो में किया, जो कि हमने पिछली वीडियो में किया। ठीक है, इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, इन तीनों के जो लिंक है आपको कहाँ मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं क्या, सेक्शन ई। ठीक है, सेक्शन ई को हम करने वाले हैं आज। ठीक है, सेक्शन ई में जो होते हैं केस स्टडी। ठीक, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आखिर होते क्या है, पहले उनको इसको समझिए। ठीक है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन का मतलब है आपको एक वो दिया होगा, पूरा केस दिया होगा, पूरे एक हमें क्या दिया होगा, एक कहानी जैसी दे रखी होगी। ठीक है, उसी कहानी में उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या दे रखी है, पूरी सी कुछ यहाँ पर एक उसने क्या दी थी, एक पूरी कहानी दे दी, उसी से रिलेटेड हमसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तीनों या तो 1 मार्क्स के होंगे या तो 2 मार्क्स के हो सकते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं और 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सेक्शन ई है, हमारे पास क्या है, सेक्शन ई है। सेक्शन ई का ये पहला क्वेश्चन यानी 36। ठीक है, और पिछली वीडियो हमने सेक्शन डी हमारा कंप्लीट हो चुका था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, पहले पूरा से हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, ठीक, अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा आखिर क्या बोल कह रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है, मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर वुमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन। ठीक है, शॉट पुट डिसिप्लिन मतलब एक ये गेम है। इसमें हम ये जो आपको बॉल दिखती होगी, इस बॉल को फेंकना होता है। क्या करना होता है, इस बॉल को फेंकना होता है, और जो जितनी ज़्यादा दूर फेंक पाएगा वो उतना अच्छा उसको उतना अच्छा माना जाएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा दूर वो फेंक सकता है। ठीक है, तो शॉट पुट डिसिप्लिन, ठीक है, ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है। कौन है ये, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं ये। ठीक है, हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर। ठीक है, एट द एशियन ठीक है, एट द एशियन ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, इनका जो रिकॉर्ड है वो कितने का है, 18.86 मीटर तक। कहाँ पर बनाया इन्होंने, एशियन ग्रैंड प्रिक्स में इन 2017। ये थोड़ा जनरल नॉलेज की बातें चल रही हैं। ठीक है, इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर एन इंडियन फीमेल एथलीट। ठीक है, 18.6 जो इन्होंने फेंका है अपना। ठीक है, 18.6 मीटर का जो इन्होंने थ्रो कर रखा है। ठीक है, ये जो है इंडियन फीमेल एथलीट में सबसे हाईएस्ट है, सबसे क्या है, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस तक इन्होंने फेंका हुआ है। ठीक है, अब कीपिंग हर एज अ रोल मॉडल, संजीथा इज डिटरमाइंड टू अर्न अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। ठीक है, अब इन्हीं को देखते हुए, ये जो मनप्रीत कौर हैं, इन्हीं को देखते हुए संजीथा एक लड़की है, वो भी क्या कर रही है, इनको अपना रोल मॉडल मान के वो भी क्या करना चाह रही है, इसी गेम में अपना ओलंपिक्स में एक दिन गोल्ड मेडल जीतना चाह रही है। क्या करना चाह रही है, गोल्ड मेडल जीतना चाह रही है। तो उसको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए वो क्या कर रही है, चलिए यहाँ देखिए। ठीक है, तो इसी के अंदर 2 कहानियाँ बन रही हैं। ठीक है, मैं एक कहानी, ठीक है, आपको दोनों कहानी समझाता हूँ। ठीक है, तो इनिशियली अब वो प्रैक्टिस कर रही है, तो इनिशियली हर थ्रो रीच्ड 7.56 ओनली। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा जरा, बीच से इसको डिवाइड कर रहा हूँ। ये पहली कंडीशन दे रही है, ये पहली स्टोरी है और ये दूसरी है। ठीक है, पहली स्टोरी नहीं, पहली कंडीशन दे रही है, और इसमें हमें 2 कंडीशन दी हुई है। ठीक है, अभी कह रहा है इनिशियली हर थ्रो रीच्ड 7.56 मीटर ओनली। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस नहीं है, तो इनिशियली यानी कि शुरुआत में। ठीक है, शुरुआत में ये जो संजीता है, जो कि ये गेम को सीखना चाह रही है, तो इनिशियली इसका जो
थ्रो है वो कितना है 7.56 मीटर, कितना है सिर्फ 7.56 मीटर तक वो इस थ्रो को फेंक पा रही है, ठीक है। फिर ये लिख रहा है, फिर इसने कहा है बीइंग एन एथलीट इन स्कूल शी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड बोथ इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग एंड वॉज एबल टू इम्प्रूव द डिस्टेंस बाई 9 सेंटीमीटर एवरी वीक, ठीक है। तो वो स्कूल में क्या है, एक एथलीट है। कौन है ये? संजीथा। किसी बात चलिए संजीथा की, संजीथा, इसका नाम क्या है? संजीथा, ठीक है। तो संजीथा की ये बात चल रही है, ये इनिशियली कितने दूर तक थ्रो कर पा रही है? 7.56 मीटर तक, ठीक है। अभी कह रही है, अभी ये कह रहा है कि ये संजीथा जो है स्कूल में क्या है, एक एथलीट है, यानी कि सुबह शाम ये रोज क्या करती है, प्रैक्टिस करते रहती है, सुबह शाम रोज प्रैक्टिस करती है। तो एवरी वीक इंक्रीज, तो एवरी इसका जो थ्रो है वो एवरी वीक क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। एवरी वीक इसका थ्रो जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक, इंक्रीज एवरी वीक, एवरी वीक यानी कि हर हफ्ते जो इसका थ्रो है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, वो हो जाता है कितना? 9 सेंटीमीटर। कितना? 9 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन अगर देख रहे होंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? 9 सेंटीमीटर एवरी वीक, ठीक है, 9 सेंटीमीटर एवरी वीक। तो हर वीक में उसका जो है थ्रो 9 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर अभी कितना है, 7.56 मीटर है, तो अगले हफ्ते में कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। अगर इसको भी मीटर में निकालें तो ये आ जाएगा 9/100, क्योंकि थ्रो हमें मीटर में दिया हुआ है, तो 9/100 मीटर हो जाएगा। तो इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.09 मीटर, ठीक है, 0.09 मीटर। इसको इतना समझिएगा, ठीक है। ये खाली मैं रफ बता रहा हूँ, खाली क्वेश्चन समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। आपको इतना सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है? ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज, ठीक है। अब ये जो संजीथा है ये कहाँ गई है? एक स्पेशल कैंप में गई है। कहाँ गई? कैंप में गई है। कितने दिन के लिए? 15 डेज के लिए। कितने दिन के लिए? 15 डेज के लिए। सी स्टार्टेड विथ 40 थ्रोज एंड एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज बाय 12, ठीक है। तो पहले दिन में टोटल कितने दिन तक? 15 डेज का वो कैंप गई है। कितने डेज का? 15 डेज कैंप, ठीक है। 15 डेज तक कितना कहाँ गई है? कैंप में गई है, ठीक है। तो फर्स्ट दिन, ठीक है, पहले दिन यानी कि फर्स्ट दिन जो है, फर्स्ट डे में वो कितना थ्रो करती है? 40 थ्रोज, यानी 40 बार इसको, इस गोले को फेंकती है। जो गोला दिख रहा है ना यहाँ पे, इसके ये जो इनके हाथ में, ये मंजीत कौर यहाँ पर जो बगल में फोटो दिखती है, इनके हाथ में जो गोला है, इसी को फेंकती है। कितने बार? 40 बार। 40 थ्रोज करती है पहले दिन में। और हर दिन जो है थ्रोज वो बढ़ाते रहती है, ठीक है। डेली इंक्रीज, डेली का जो वो थ्रो को इंक्रीज करती रहती है, यानी कि डेली की जो प्रैक्टिस है वो करती रहती है। 12 थ्रोज जो है वो डेली बढ़ाते रहती है, ठीक है। अगर पहले थ्रो में पहले दिन उसने 40 थ्रो, अगर 40 थ्रोज किए हैं तो अगले दिन कितने हो जाएंगे? 40 + 12 बार और बढ़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। फिर उसके अगले दिन 12 और बढ़ जाएंगे। इस तरीके से वो बढ़ाते रहती है अपनी रोज। डेली के कितने इंक्रीज होते रहते हैं? डेली के इंक्रीज होते हैं हमारे कितने? 40 थ्रोज, वो 12 थ्रोज, ठीक है। तो ये हमारी पूरी कहानी है। इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। आपको ये दोनों कंडीशन समझनी है। पहली कंडीशन क्या है, ठीक है, ये दोनों संजीथा की कंडीशन है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि वो इनिशियली जो थ्रो है वो कितना फेंक पा रही थी इनिशियली, यानी कि शुरुआत में वो थ्रो कितना कर पा रही थी? 7.56 मीटर। और एवरी वीक, अगर वो सुबह शाम रोज, हर हफ्ते रोज क्या करती थी? प्रैक्टिस करती थी। तो हर हफ्ते में उसका जो डिस्टेंस है वो कितना इंक्रीज हो जाता था? 9 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में निकालें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 0.09 मीटर, ठीक है। यानी हर हफ्ते उसका इतना इतना जो है वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन दी थी, फिर वो कहाँ गई? एक 15 डेज के कैंप में गई, ठीक है। कैंप में गई कहाँ? 15 डेज के। कितने कितने दिन के लिए? 15 डेज के लिए, ठीक है। और फिर कैंप में जाने के बाद उसने जो फर्स्ट दिन में थ्रो किए वो कितने किए? 40 थ्रोज किए, ठीक है। कितने किए? 40 थ्रोज, यानी कि 40 बार उसने उस गोले को फेंका, ठीक है। और डेली वो हर दिन, ठीक है, अपने थ्रोज में कितना इंक्रीज करती है? कितना कितना बढ़ाती रही? 12 थ्रो वो हर दिन क्या करती रही? बढ़ाती रही। अगर फर्स्ट दिन ने 40 फेंके तो अगले दिन 12 और बढ़ा के, यानी 12 और ज़्यादा फेंकेगी, कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से वो बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझना इसमें मेन है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। अब यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबको मिटाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्या कह रहा है, ठीक है।
पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इसने, हाउ मैनी थ्रोज संजीथा प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे ऑफ कैंप। ये कैंप वाला यानी कि दूसरी कंडीशन, ये जो दूसरी कंडीशन है, ये जो दूसरी कंडीशन है इसकी बात चल रही है कैंप वाले की, ठीक है, यानी कैंप वाले की, ठीक है, दूसरी कंडीशन, ठीक है। ये कह रहा है हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस्ड ऑन 11th डे, ठीक है, 11th डे में उसने कितने थ्रोज हमारे प्रैक्टिस किए, हमें ये बताना है, ठीक है। टोटल कितने दिन का हमारा क्या है, टोटल कितने दिन का कैंप है, 15 डेज का, ठीक है। तो फर्स्ट दिन उसने 40 थ्रोज हमारे क्या किए, प्रैक्टिस किए, ठीक है। और हर दिन उसका क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है, हर दिन उसकी थ्रोज क्या हो रही है, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट दिन उसका 40 हुआ, ठीक है, इसको जरा यहाँ पर देखते हैं, अगर फर्स्ट दिन उसने कितने थ्रो किए, 40 थ्रो किए, तो सेकंड डे कितने करेगी, 40 + 12, क्योंकि वो क्या कर रही है, हर दिन 12 बढ़ाते जा रही है, तो कितना हो गया 52। वैसे थर्ड डे कितना हो जाएगा, अब 52 + 12 और हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इस तरीके से हमें चलते जाना है। तो 11th डे निकालना है, 11th डे में वो कितने थ्रो करेगी, ठीक है। तो ये आपको अगर पता चल रहा हो तो ये हमारा AP का क्वेश्चन है। किसका है, AP, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या है, क्वेश्चन है। तो हमारी जो, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, पहला पार्ट जो हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट है, पहला पार्ट का जो क्वेश्चन देखा है उसका जो आंसर है, पहले हमें बनानी पड़ेगी AP। पहले क्या बनाएंगे, AP क्या बन रही है हमारी, फर्स्ट दिन 40 थ्रो हुए, ठीक है। सेकंड दिन कितने हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे, क्योंकि +2 होते जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा। फिर कितना हो रहा है, 64 हो रहा है, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा, ऐसे क्या होगा, चलते रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमें पता चला A की वैल्यू इतनी होगी, 40 होगी। D की वैल्यू कितनी होगी, 12 हो जाएगी, क्योंकि 12 इंक्रीज होते जा रहा है। अभी A और D क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, आपने AP पढ़ा होगा, ठीक है। ए का मतलब मैं फिर भी बता देता हूँ, ए का मतलब जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, AP का फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। और D का मतलब है इन सारे टर्म्स के बीच का गैप, ठीक है। तो हमें A11 निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, A11। जैसे कि ये पहले टर्म को हम क्या कहते हैं, A1 कहते हैं, ठीक है। पहले टर्म को क्या कहते हैं, A1 कहते हैं। सेकेंड टर्म को क्या कहते हैं, A2 कहते हैं। थर्ड टर्म को क्या कहते हैं, A3 कहते हैं। वैसे ही हमें 11th टर्म निकालना है, क्या निकालना है, 11th। हमसे पूछा गया है कि 11th डे में वो कितने थ्रोज प्रैक्टिस करेगी, 11th डे में वो कितने थ्रोज क्या करेगी, प्रैक्टिस करेगी, ठीक है। तो 11th डे में यानी कि हमें A11 निकालना है। तो A11 का फॉर्मूला कितना होता है, A + 10D, A + 10D। तो A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर हमने लिखी है 40 है, प्लस, और D की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 40 + 10 इंटू 12 कितना, 120। अब 120 + 40 कितना होता है, 160, कितना होगा, 160। तो 11th डे पे वो 160 थ्रोज, ठीक है, 160 थ्रोज प्रैक्टिस करेगी, यानी उस गोले को 160 ही बार फेंकेगी, ठीक है। ये तो हो गया पहला पार्ट, ठीक है, बहुत आसान था, ज़्यादा आपको दिक्कत हुई नहीं होगी, ठीक है, बहुत ही आसान था पहला वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। सेकंड पार्ट में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं और करके, ठीक है, इन दोनों से हमें कोई एक करना होता है, ठीक है, एग्जाम में। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है, व्हाट वुड बी संजीतास थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। अब हमें थ्रो डिस्टेंस की बात करनी है, तो ये पहला वाला कंडीशन कौन सी, ये पहली वाली कंडीशन, ठीक है। कौन सी वाली कंडीशन, पहली वाली, क्योंकि डिस्टेंस की बात तो इसी में हो रही है ना। तो पहली वाली कंडीशन में कह रहा है, अब ये कह रहा है व्हाट वुड बी द संजीताज थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। 6 हफ्तों के बाद, यानी कि 6 हफ्ते ख़त्म होने के बाद उसकी डिस्टेंस की, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से ध्यान से आप देखेंगे तो इनिशियली, ठीक है, इनिशियली फर्स्ट दिन, यानी फर्स्ट में उसका थ्रो कितना था, 7.56 मीटर था, ठीक है। और हर हफ्ते उसका जो है वो डिस्टेंस कितना इंक्रीज होते जा रहा है, 0.09 मीटर इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ ज़रा देखिएगा, तो इसकी भी ज़रा हम AP बना लेते हैं, ठीक है। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखिएगा, तो फर्स्ट दिन कितना था, 7.56, ठीक है। फर्स्ट दिन जो हमारा उसका जो डिस्टेंस था वो कितना था, 7.56 मीटर, ठीक है। और अगला उसके बाद कितना हो जाएगा, एक हफ्ते बाद, ठीक है, 1, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट दिन A1। और एक हफ्ते बाद कितना आ जाएगा, A2 हो जाएगा। एक हफ्ते बाद कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा, यानी कि 7.56, इसमें प्लस कर देंगे कितना, 7.56, इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। 7.56 हर हफ्ते में कितना इंक्रीज होते जा रहा है, 0.09। मैंने अभी अभी हमने वहाँ बात की थी। तो ये कितना हो जाएगा, 9 + 6 कितना होता है, 15, और ये हो जाएगा 6,
यानी कितना आ जाएगा 7.65, ठीक है। और अगला ये हो जाएगा एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद उसका कितना हो जाएगा 7.65 मीटर, इतने डिस्टेंस तक वो फेंक लेगी, ठीक है। अगर दूसरा हफ्ता भी खत्म हो गया तो फिर आ जाएगा हमारे पास A3, ठीक है। कितना आ जाएगा A3, तो यानी कि इस 7.65 में भी प्लस 0.09 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी हर हफ्ते में, यानी कि 9 + 5 कितना हो गया 14, कैरी 1, ये आ जाएगा 7.74, कितना आ जाएगा 7.74, ये हो गया A3। ऐसे करके चलते रहेगा, ऐसे करके हमारा क्या हो जाएगा, चलते ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आप समझना, एक चीज़ आप समझना, ठीक है। एक चीज़ समझने लायक क्या है इसमें, कि अगर मुझे निकालना होगा एंड ऑफ फर्स्ट वीक, एंड ऑफ फर्स्ट वीक, एंड एंड ऑफ फर्स्ट वीक, यानी फर्स्ट वीक के एंड होने के बाद, यानी ख़त्म, पहला वीक अगर ख़त्म हो गया है, एक वीक अगर ख़त्म हो गया है, तो वो डिस्टेंस कितना फेंकेगी A2 डिस्टेंस फेंकेगी। एंड ऑफ फर्स्ट वीक में कितना डिस्टेंस फेंकेगी A2, क्योंकि शुरुआत में उसका डिस्टेंस कितना था 7.56, और एक महीना, एक हफ्ता खत्म होने के बाद, 1 वीक एंड होने के बाद उसका डिस्टेंस कितना हो गया A2 हो गया, ठीक है। इसको समझना है, ये फर्स्ट से, ये अगर यहाँ पर फर्स्ट लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर A1 आएगा, ठीक है। इसको आप समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, क्वेश्चन आपने अगर पढ़ा हो ध्यान से, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द संजीताज, ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड वाला ध्यान से देखिए, ये वाला, व्हाट वुड बी द संजीताज थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक्स, 6 वीक्स के एंड में, यानी कि 6 हफ्ते खत्म होने के बाद उसका जो एंड, वो कितना हो जाएगा, वो थ्रो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमें निकालना है A7 निकालना है, ठीक है। एंड ऑफ 6 वीक, एंड 6 हफ्ते खत्म हो गए हैं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा A7 निकालना पड़ेगा। कितना निकालना पड़ेगा A7, इसको आप समझना। तो A7 कितना हो जाएगा A प्लस, अच्छा ये पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये AP हो गई हमारी, ये AP है, तो A की वैल्यू कितनी है इसमें, ठीक है। A की वैल्यू कितनी है 7.56 मीटर, या खाली 7.56 लिख सकते हैं। और D की वैल्यू कितनी है 0.09 है, ठीक है, 0.09 है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A7, तो A7 की वैल्यू कितनी होगी A+6D, ठीक है। आपको पता होना चाहिए A+6D होगी, ठीक है। इसके आगे फिर यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो A7 हो जाएगा, A7 हो जाएगा कितना, ए की वैल्यू कितनी है 7.56, ए की जगह पे लिख दिया 7.56 प्लस 6 इंटू 0.09, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 7.56 प्लस, अगर 6 को 0.09 से ऐड करेंगे तो कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 9 54 होता है, तो ये आ जाएगा 0.54, कितना आ जाएगा 0.54, और इनको अगर ऐड करें तो ये आता है हमारे पास 8.10। तो A7 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 8.10, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे कितना, अगर A7 कितना आ रहा है 8.10, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ थ्रो आफ्टर, सॉरी आफ्टर नहीं, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है सेम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। थ्रो एट द एंड ऑफ 6 वीक, एंड ऑफ 6 वीक, यानी 6 हफ्ते खत्म होने के बाद जो उसका थ्रो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8.10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा थर्ड पार्ट को नहीं, अभी तो और वाला पार्ट है ना। इसी इसके सेकंड क्वेश्चन में ये जो सेकंड वाला पार्ट दे रखा है, इसमें ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें और वाला पार्ट भी दे रखा है, ये इसको ध्यान से पढ़िएगा। व्हेन विल सी बी एबल टू अचीव द थ्रो 11.16 मीटर, यानी कि जैसे हर हफ्ते उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो रहा है इसका, हर हफ्ता बढ़ता जा रहा है, तो ये पूछ रहा है कौन से हफ्ते में उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 11.16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11.16 हो जाएगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा अगले पेज, ठीक है। तो AP तो अब वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, और वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं और लिख रहा हूँ, ये और वाला क्वेश्चन है, ठीक है। AP तो क्या बनेगी, जो हमने पहले बनाई थी सेम वही बनेगी 7.56, दूसरा कितना बना था
इसमें 0.09 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 7.65, फिर आ जाएगा 7 पॉइंट, फिर इसमें 0.09 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 पॉइंट, ये आ जाएगा हमारे पास 74, ठीक है, एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। ये बन गई हमारी एपी, ठीक है। अब ये कह रहा है इसमें 11.16 कौन से हफ्ते में, हमारा क्या बन जाएगा, हमारा कौन से हफ्ते में उसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 11.16 हो जाएगी। तो हमने मान लिया लेट आफ्टर n वीक्स she will throw at a distance 11.16 मीटर। तो हमने मान लिया n वीक्स के बाद, कितने वीक्स के बाद, n वीक्स के बाद वो कितने मीटर फेंक लेगी 11.6 मीटर, यानी कि an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11.16 मीटर, ठीक है, 11.16 मीटर। an की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। अगर आपको अगर AP में थोड़ा सा भी याद है तो an का फॉर्मूला होता था, an इज इक्वल टू होता था कितना a+n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता था, ठीक है। ये हमारा ए है, और डी आपको पता है डी कितना होता है हमारा, डी कितना दिया हुआ है हमारे, डी हमारे पास है 0.09, ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ठीक है। और ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 11.16, 11 की ए एन की जगह इतना लिख दिया, ए की जगह लिख देंगे कितना 7.56 प्लस एन हमें निकालना है, ठीक है। एन की वैल्यू हमें निकालनी है कितने वीक्स के बाद, ये एन यहाँ पर है, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 0.09, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इस 7.56 को उठा के कहाँ ले आते हैं, इस साइड ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 11.16 माइनस 11.16 माइनस 7.56 इज इक्वल टू आ जाएगा n-1 ब्रैकेट में आ जाएगा 0.09, ठीक है। और इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कितना 3.60, कितना आएगा 3.60, और यहाँ बच गया n-1 ब्रैकेट में आ गया 0.09, ठीक है। अब ये 0.09 कहाँ जाएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3.60 अपॉन 0.09, ठीक है। अब ये डेसिमल वाला जो है डिवीजन कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो डेसिमल जो है कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है। नीचे देखेंगे डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद। अगर डेसिमल जो है सेम नंबर ऑफ डिजिट के बाद होता है डिवीजन में, तो हम क्या कर सकते हैं डेसिमल को हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 डिजिट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डेसिमल को सीधे सीधे हटा सकते हैं। तो ये आ जाएगा 360 अपॉन 009, यानी 009 का मतलब 9 ही होता है, ठीक है। ये आ गया n-1, इससे काटेंगे 9 कितने था 40 था, तो ये n-1 यहाँ पर लिख देते हैं, n-1 की वैल्यू आ रही है 40, 9 4 जा 36 और 9 0 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ये यहाँ जाके +1 हो गया तो ये हो जाएगा 40 + 1 यानी कि 41, यानी कि 41 वीक्स के बाद, 41 वीक्स के बाद उसका जो थ्रो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 11.16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11.16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यानी हमने जो है सेकंड पार्ट इसका पूरा कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट क्या हो गया, पूरा हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यानी कि इसका हमने ये भी कर दिया और इसका और पार्ट भी कर लिया, ठीक है, दोनों कर लिए। अभी बचता है लास्ट थर्ड पार्ट, जो है थर्ड पार्ट क्या कह रहा है उसको देखिएगा। थर्ड पार्ट बचता है हमारे पास, थर्ड पार्ट कह रहा है हाउ मैनी थ्रोज डिड सी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये हमने 2 कंडीशन बनाई थी ना, ये दूसरी वाली कंडीशन देखिएगा। दूसरी वाली कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड डेज में वो कितने दिन के लिए वहाँ गई थी, कैंप में गई थी 15 डेज के लिए, ठीक है। और फर्स्ट डे में उसने थ्रो कितना किया 40 थ्रो किए, हर दिन उसका थ्रो कितना इंक्रीज होते जा रहा है, कितना बढ़ते जा रहा है 12 थ्रो बढ़ते जा रहा है। तो वो कह रहा है कि टोटल 50 डेज में उसने कितने थ्रो की, ठीक है। टोटल 15 दिन में, जितने दिन में वो कैंप में थी, तो पूरे कैंप में उसने कितने थ्रो किए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट है। वो पहले एपी बना लेते हैं, वही एपी फर्स्ट दिन में उसने 40 थ्रो किए, दूसरे दिन में 12 और बढ़ गए यानी कि 52 हो गए,
फिर 12 और बढ़ जाएंगे तो 64 आ जाएंगे, फिर 12 और बढ़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा 15 दिन तक ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, तो पहले दिन में उसने 40 किए, ठीक है, दूसरे दिन में 52, यानी कि दोनों को मिला दिया जाए तो 2 दिन में कितने हो गए उसके 92 थ्रो हो गए। 2 दिन में कितने हो गए टोटल 92। वैसे ही टोटल 3 दिन में अगर मिलाएंगे तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, अगर 4 दिन का निकालना होगा तो चारों को ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमें ऐड करके निकालना पड़ेगा कि कितना टोटल कितने थ्रो हुए हैं उसके। ठीक है, ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसने टोटल कैंप में कितने थ्रो किए होंगे, तो कैंप में वो 15 दिन थी। ठीक है, यानी कि एन इक्वल टू कितना हो गया 15, एन इक्वल टू कितना हो गया 15, और ए इक्वल टू कितना हो गया 40। ठीक है, और डी इक्वल टू हमें पता है 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सम, यानी कि S15, टोटल कितने टर्म है 15 टर्म है, तो S15 निकालना पड़ेगा। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास क्या होता है, सम निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, सब सारी वैल्यूज हमें पता ही है। ठीक है, तो n/2 यानी कि 15/2 हो जाएगा, 2a। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2a, तो a की वैल्यू हमारी 40 है, तो 2 इंटू 40 में सीधे 80 लिख लूँ क्या, चलो नहीं, इसको पूरा ही लिख लेते, कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, n-1, n की वैल्यू कितनी है 15 है, फिर तो 15-1 इंटू, और बाहर कितना है d की वैल्यू कितनी है 12 है। ठीक है, तो 15/2 ये ऐसे रहेगा। ठीक है, अब ये 2 इंटू 40 हम 80 कर लेंगे, ये 80 हो गया, प्लस 15-1 कितना होता है 14, 14 इंटू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 14 इंटू कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुछ बच्चे ये ना कर दें कि 80 + 14 पहले कर दिया, ये गलत है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बॉड मास वाला रूल होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास कितना 15/2। ठीक है, एस एन की वैल्यू है। ठीक है, 15/2 ब्रैकेट में आ रहा है 80 प्लस 14 इंटू 12, 14 इंटू 12 कितना होता है 168 होता है। ठीक है, कितना होता है 168 होता है। ठीक है, और ये आ गया 15/2, और इन दोनों को अगर ऐड करें 80 + 168, 80 + 168 ये कितना होता है 248 होता है। कितना होता है 248। अब 2 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 2, 2 × 2 4, और 2 × 4 = 8, तो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 15 × 124। ठीक है, और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा कितना 1860। इतने थ्रोज उसने किए टोटल कैंप में। ठीक है, 15 दिन तक वो कैंप में थी, और पूरे 15 दिन तक उसने कितने थ्रोज किए 1860। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया थर्ड पार्ट का। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, ये क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके तीनों पार्ट हमने क्या कर दिए, कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो ये सेक्शन ई का 36 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, मैं समझाने में ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन वैसे आराम से आप कर सकते हैं इसको, अगर आपको पता है बेसिक चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा 33 क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी 37। ठीक है, 37 क्वेश्चन है, कहाँ गया। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऊपर का ये उसके ऊपर का कुछ आया नहीं है शायद, वो कुछ इसमें उसमें भी जैसे वहाँ कहानी लिखी हुई है वैसी कुछ कहानी लिखी हुई थी, वो हमारी इसमें मैं क्वेश्चन में आ नहीं पाई है। ठीक है, उस वैसे वो ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, मेन क्वेश्चन मेन जो है ये ज़रूरी है, और ये फिगर ज़रूरी है। ठीक है, तो फिगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फिगर आपको दिख रहा होगा, एक फुटबॉल फील्ड दे रखी है, उसमें अलग अलग पोजीशंस दे रखी हैं, और आपके इसमें ये लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हमारा ए है। ठीक है, A B C D। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है E F। ठीक है, G H I J K, ये के तक हमारे सारे अल्फ़ाबेट इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट हमें लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बेस्ड में एक हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें समझने की ज़रूरत है नहीं अभी। ठीक है, क्वेश्चन को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर जितनी कहानी लिखी थी वो तो इसमें छपी नहीं है, कोई बात नहीं, वो कहानी उतनी ज़रूरी भी है नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखना, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट एनी इंस्टेंस द मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मिडफील्डर। ठीक है, मिडफील्डर कौन कौन है, ये देखिएगा A B और ये D, ये तीन क्या है मिडफील्डर है,
और फॉरवर्ड कौन है, ये सी है। तो ये बोल रहा है ये चारों मिलके क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। ये चारों मिलके क्या बना रहे हैं, एक पैरेललोग्राम। कैसे बना रहे हैं ये देखिएगा, ए से बी तक, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई। ये क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये बी है, ये क्या है सी है, और ये क्या है डी है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, पैरेललोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। जिसमें से हमें ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, हमें डी के कोऑर्डिनेट क्या निकालने, कैलकुलेट करना है। डी के कोऑर्डिनेट क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। तो इसको मैं सब इरेज करता हूँ, इसको अगले पेज में अच्छे से बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट देखिएगा, पहला पार्ट है, ठीक है। क्या चल रहा है हमारा, पहला पार्ट, ठीक है। पहले पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें एक क्या बना हुआ है, पैरेललोग्राम बना हुआ है। क्या बना हुआ है, पैरेललोग्राम। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पर बना लेता हूँ एक बार। ये बना हुआ है, इसको ए कह रखा है, इसको बी कह रखा है, इसको सी कह रखा है, और उसको क्या कर रखा है, डी कह रखा है, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, यहाँ जरा देखना, ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 1,2। ए के कोऑर्डिनेट कितने, 1,2। बी के कोऑर्डिनेट है 4,3, और सी की कोऑर्डिनेट है 6,6, ठीक है। ये सारे कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट है कितना, 1,2, 1,2, ठीक है, 1,2, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट है 4,3, 4,3, ठीक। और सी के कोऑर्डिनेट है 6,6, 6,6, ठीक है। कितने, 6,6 है। और डी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास, मैं मान लेता हूँ ये निकालने हैं हमें, तो एक्स कॉमा वाई मैंने मान लिया। कितना मान लिया, एक्स कॉमा वाई मान लिया, ठीक है। एक्स कॉमा वाई मान लिया, ठीक। इतना आपको पता चलना, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ये वाला, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तो केस बेस्ड स्टडी में आया, लेकिन ऊपर भी हमारा ज़्यादा मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ, और ये मैंने 2 डायगोनल बना लिए, ठीक है। क्या बना लिए, डायगोनल बना लिए, और सेंटर वाले को मैंने क्या कह दिया, ओ कह दिया, ठीक है। सेंटर को मैंने कितना कह दिया, ओ कह दिया। क्या कह दिया, ओ कह दिया, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब बराबर काटना, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर काटते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो ओ पॉइंट है, ये जो ओ पॉइंट है, ये ए सी, ए सी का भी मिड पॉइंट कौन होगा, ए सी का मिड पॉइंट कौन होगा, ओ ही होगा। और ये जो दूसरा डायगोनल है बी डी, इस बी डी का मिड पॉइंट भी क्या होगा, ओ। यानी ये जो ओ पॉइंट है सेंटर में, ये दोनों डायगोनल्स का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। दोनों डायगोनल्स का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। आपको इतना समझना है, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये खाली मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये नीचे वाला ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, और पता होना चाहिए, ठीक है। क्या पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को ठीक सेंटर पे कट करते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो उसका भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बिना समझाए मज़ा नहीं आता ना करने बताने में, ठीक है। सपोज हमारे पास एक लाइन है ए और बी है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। बी की कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ मिड पॉइंट क्या होता है, ठीक है। और सपोज एक सी पॉइंट है बीच में, सेंटर में सी, x, y, ये क्या कर रहा है, इन दोनों को ठीक मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है। ये जो सी पॉइंट है इस ए बी लाइन को ठीक मिड पॉइंट पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इस सी के जो कोऑर्डिनेट है x, y, ये जो x, y है, इसको निकालने का जो है एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसको कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ही होता है, बस उसका एक स्पेशल केस है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जरा इसको लिख लेता हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अब ये क्या होता है जरा देखिएगा, यानी कि ये x, y निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, इसको मैं जरा चलो ठीक है यहीं पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो सी के कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट निकालने का, ये जो सी के कोऑर्डिनेट है इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किसके बराबर होते हैं, ये जो ए और बी दिख रहा है आपको, ये ए है, ये बी है, ये जो ए और बी है जिसका मिड पॉइंट कौन है, सी है, ठीक है। तो ए और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2, या y कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होता है क्या,
इसके सी के कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स इसका जो एक्स होगा, ये जो सी के कोऑर्डिनेट कौन है, एक्स और वाई है ना, ये एक्स होगा, ये किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वन एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू के बराबर, और ये जो वाई होगा किसके बराबर होगा, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू के बराबर। ठीक है, इसको इतना समझना मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं आसानी से ज़्यादा समझा नहीं सकता। ठीक है, उसके लिए आपको पूरा अच्छे से फिर चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पूरा सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने जितना हो सकता है मैंने उतना अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ बताइएगा, मैं उसको पूरा इस टॉपिक को पूरा सा आपको अच्छे से फिर से बता दूँगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप इतना समझ गए। ठीक है, ओके। हाँ, तो शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक है, हमें एक्स और वाई, हमें डी के कोऑर्डिनेट निकालने, क्या निकालने, डी के कोऑर्डिनेट निकालने। ठीक है, सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है, सी के कोऑर्डिनेट हमें पता है, और डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट कौन है, सी ओ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखेंगे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये जो ए सी डायगोनल है, इसका मिड पॉइंट कौन है, ओ है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, अभी मैंने बताया मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट ओ क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का मिड पॉइंट है, किसका, ए सी का। तो ए और सी के हमें क्या पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है। तो ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कैसे निकलता है, पहले एक्स वन प्लस एक्स टू, यानी कि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, वन है। ठीक है, प्लस बी का सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, सिक्स है, इन दोनों का अपॉन टू, ये आ जाएगा एक्स, ओ का एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, दोनों का हमें वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करना पड़ेगा, यानी ए का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, टू है, और सी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, सिक्स है, यानी कि टू प्लस सिक्स अपॉन कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, अगले पेज में चलते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ रहे हैं। ठीक है, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ओ के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, वन प्लस सिक्स, ये जो वन यहाँ पर लिखा है हमने, वन प्लस सिक्स अपॉन टू, यानी कि सेवन अपॉन टू हो जाएगा, और ये टू प्लस सिक्स अपॉन टू यानी कि एट अपॉन टू हो जाएगा। तो ये आ रहा है हमारे पास कितना, सेवन अपॉन टू कॉमा एट अपॉन टू। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो सेवन अपॉन टू तो कटेगा नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और एट अपॉन टू कितना हो जाएगा, फोर। ये आ गए ओ के कोऑर्डिनेट्स, क्या आ गए, ओ के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। ठीक है, ये जो सेंटर में ओ था ना, उसके क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ। अब ये ओ जो है, ये इस दूसरे वाली, ये जो दूसरा डायगोनल है बी डी, इस बी डी का भी तो मिड पॉइंट कौन है, ओ ही है। ठीक है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ओ जो है मिड पॉइंट है बी डी का। तो यहाँ से भी हम ओ के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। तो ओ के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ से कितने हो जाएंगे, यहाँ भी सेम उसी तरीके से इस बी के कोऑर्डिनेट और ये डी के कोऑर्डिनेट हमें पता है। ठीक है, तो इसी की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, ओ के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि ओ क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो यानी कि दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि यहाँ बी का एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, फोर है, और डी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स ही है। तो यानी फोर प्लस एक्स अपॉन टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फोर प्लस एक्स अपॉन टू हो जाएगा, कॉमा। ठीक है, और दोनों का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, बी का वाई कोऑर्डिनेट थ्री है, और यहाँ डी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई है, तो थ्री प्लस वाई अपॉन टू हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना ही छोड़ देना है। ठीक है, इसको इतना ही छोड़ देना है। ये आ गए फिर से हमारे पास ओ के कोऑर्डिनेट आ गए, ये क्या आ गए, ओ के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, तो ओ के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास दो दो आ गए, एक तो यहाँ पर भी ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं, और ये भी क्या है, ओ के कोऑर्डिनेट्स, और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, ओ के कोऑर्डिनेट्स है ना, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है इसमें, ठीक है, यहाँ देखिएगा, दोनों को इक्वल कर देना है, दोनों को क्या कर देना है, इक्वल। तो यहाँ देखिएगा फोर, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कितना है, ये कितना है, फोर प्लस एक्स अपॉन टू और थ्री प्लस वाई अपॉन टू, यानी कि फोर प्लस एक्स अपॉन टू कॉमा थ्री प्लस वाई अपॉन टू, ये भी ओ के कोऑर्डिनेट है, इक्वल टू, और जो ऊपर हमारा ओ के कोऑर्डिनेट आए थे वो कितने आए थे, सेवन कॉमा टू अपॉन फोर, सेवन अपॉइंट टू कॉमा फोर आया था। ठीक है, ये इतना आए थे। अब बस हमें कंपेयर कर देना है, क्या करना है, कंपेयर कर देना है। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, फोर प्लस एक्स अपॉन टू
ये बराबर होगा किसके, ये 7/2 के बराबर, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4 + x = 7। तो x की अगर वैल्यू निकालेंगे 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 7 - 4 हो जाएगा। तो 7 - 4 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये हो गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। x हमारा निकल गया, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, y कोऑर्डिनेट यानी कि ये जो 3 + y, यहाँ देखिएगा 3 + y, ये जो है 3 + y, ये किसके बराबर होगा, इस 4 के बराबर होगा। किसके बराबर, 4 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। तो ये 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 + y = 2 4 = 8 आ गया, ठीक है। और y की वैल्यू आ गई कितनी, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम 3 को वहाँ भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे, 3 को उस तरफ भेजेंगे, तो y = आ जाएगा 8 - 3। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास कितना, 5। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 5। तो हमें d के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, d के कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो लास्ट में लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ d आर। तो d के कोऑर्डिनेट कितने हो गए, x, y माने थे, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5। तो d के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 3, 5 हो जाएंगे, d, 3, 5 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट, ठीक है। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। मुश्किल नहीं था, ठीक है, बस थोड़ा समझाने में टाइम लगा, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में कह रहा है चेक इफ द गोल कीपर जी, एक तो जी है यहाँ पर, ये है जी हमारे पास, जी, और स्वीपर एच, एच कहाँ पर है, ये रहा एच, ये रहा एच, एंड विंग बैक के, और ये के, ठीक है। ये तीन है, ठीक है, ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। हमें बताना है कि ये तीनों जो हैं वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। हमें बताना है कि ये जी, एच और के, ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे आते हैं कि नहीं आते हैं, और तीनों के हमें कोऑर्डिनेट्स बताए हुए हैं, ठीक है। तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं, ओके। ये सेकेंड पार्ट है हमारा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। हमें दे रखा है जी, एक तो जी दे रखा है, ठीक है। और जी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 3, -3, 5, ठीक है, -3, 5, ठीक है। और एक एच दिया हुआ है, ठीक है। एच के कोऑर्डिनेट हमें देखे कितने, 3, 1, 3, 1, ठीक है, 3, 1 दिया हुआ है, ठीक है। और के के कोऑर्डिनेट हमें देखे 0, 3, के के कोऑर्डिनेट हमें देखे 0, 3, ठीक है। तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, तो हमें बताना है ये तीनों जी, एच और के, या फिर कोई भी वैल्यू आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि जे एच के लिखा है तो यही होगा, ये यहाँ के यहाँ एच ऐसा भी हो सकता है, यहाँ जी है, ठीक है, या फिर यहाँ एच, यहाँ जी, यहाँ के, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बस ये तीनों एक लाइन में हैं, बस हमें इतना प्रूव करना है कि ये तीनों क्या होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है। और इस चीज़ को एक चीज़ और कहा जा सकता है, ठीक है। ये कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि कोलिनियर है कि नहीं है, कोलिनियर, 3 पॉइंट दिए होंगे, ऐसे ही 3 पॉइंट दिए होंगे, जैसे जी, एच और के दिए हुए, ऐसे 3 पॉइंट दिए होंगे, और पूछेगा ये तीनों कोलिनियर है कि नहीं है। इसका मतलब भी यही है कि हमें प्रूव करना है कि ये सेम एक ही स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। कोलिनियर का मतलब भी क्या होता है कि एक ही स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट होनी चाहिए, तब उनको क्या कहा जाता है, कोलिनियर कहा जाता है, ठीक है। तो या तो कोलिनियर लिखा होगा, या तो लिखा होगा कि सीधे डायरेक्ट प्रूव करो कि तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में प्रूव करने का जो तरीका है, जो मुश्किल नहीं है, आसानी है, ठीक है। तो पहले हम जी और एच के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जी और एच के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, जी और एच के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। फिर एच और के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, यानी कि एच और के के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। फिर निकालेंगे जी और के बीच की डिस्टेंस, यानी 3 डिस्टेंस हमें निकालनी है, एक तो जी और एच के बीच की, और एच और के बीच की, और जी और के बीच की। ये 3 डिस्टेंस अगर हमने निकाल ली तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये तीनों क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है। और वो कैसे पता लेगा, अगर कोई भी दो डिस्टेंस का सम क्या आया, तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ रहा है, तो हम कह देंगे हाँ ये बिल्कुल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जी एच निकाल लेते हैं, ठीक है। और आई होप आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पता है फिर तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पूरा चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा। और एच के निकालना है, जी एच निकालना है, एच के निकालना है, और जी के निकालना है, ये 3 चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है। जी एच यानी कि जी और एच के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आता है, बड़ा सा रूट लगाया, ठीक है। दोनों के कोऑर्डिनेट्स जी और एच, सिर्फ इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें देखने, पहले दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस,
एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। तो जी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -3 है, और एच का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 3 है। तो -3 इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस आसानी से बताते रहो। और ये जी का कोऑर्डिनेट कितना है, वो जी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, और यहाँ एच का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। तो इन दोनों को भी क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये आ रहा है हमारे पास कितना, 52, कितना आ रहा है, 52, ठीक है। कितना आ जाएगा, 52। और कैसे आया मैं भी बताता हूँ। ये -3 कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो गया। और ये 5 - 4 ये कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया। तो 36 + 16 कितना होता है, 52 होता है, ठीक है। अब इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखिएगा √52 आ गया, √52। इसके जो थोड़ा सा फैक्टर कर लेते हैं। √52 को अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, और ठीक है, 2 × 2 = 4 और 2 × 6 = 12। अब आ जाएगा 13, ये फिर से 2 से 2 × 13, और 13 × 1 = 13, ठीक है। तो 2 का पेयर बन रहा है और 13 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इस √52 को हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 2 √ ठीक है, कहाँ गया, 2√13 कितना लिख सकते हैं, जी एच की वैल्यू कितनी आ रही, 2√13 आ रही, ठीक है, 2√13 आ रही। अब इसी तरीके से हमें एच के निकालना है। तो एच के में फिर से वही करना है, बड़ा सा रूट लगाया, ठीक है, बड़ा सा रूट लगाया, और एच और के कोऑर्डिनेट्स हमने देखे। पहले दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि 3 - 0, ठीक है। अब मैं फटाफट करते जाऊँगा, आपको पता चल गया डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √13 आ रहा है, कितना आ रहा है, √13 आ रहा है, ठीक है। वैसे जी के निकालना है हमें, जी और के, यानी कि जी और के कोऑर्डिनेट्स हमें देखने पड़ेंगे। तो जी और के दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि -3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है, √13 आ रहा है, कितना आ रहा है, √13 आ रहा है। अब तीनों डिस्टेंस को ध्यान से देखिए, तीनों डिस्टेंस को ध्यान से देखिए, ये जी एच है, ये एच के है, ये जी के है। या तो क्या ऐसा आ रहा है कि किन्हीं दो डिस्टेंस को ऐड करके तीसरी डिस्टेंस हमें मिल जाए, तो बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं √13 और √13 प्लस √13 करूँ तो कितना आ जाएगा, 2√13 आ जाएगा। यानी कि इस जी के, यानी कि अगले पेज में देखिएगा, जी के प्लस एच के, जी के प्लस एच के, ये किसके बराबर आ रहा है, जी एच के बराबर आ रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, √13 है, और ये भी कितना है, √13 है। अब √13 कितना होता है, 2√13 होता है, और यही हमारा आंसर आया है। इसका मतलब है अगर ये दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आता है, इसका मतलब क्या है, जी एच के आर इन स्ट्रेट लाइन। ये तीनों क्या हैं, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, तीनों क्या है, स्ट्रेट लाइन में होंगे। या फिर इसको हम और भी क्या सकते हैं, कोलिनियर होंगे, क्या होंगे, कोलिनियर। वैसे ये कोलिनियर इसने वर्ड इस्तेमाल किया नहीं था, हमने खुद ही कर दिया है, ताकि आप समझ सकें कि कोलिनियर का मतलब भी यही होता है, ठीक है। कोलिनियर का मतलब भी क्या होता है, यही होता है, ठीक है। तो ये हमने सेकेंड पार्ट प्रूव कर दिया। अब इसी सेकेंड पार्ट में एक क्या दिया हुआ है, मैं और एक और वाली चीज़ भी देखिए, ये क्या देखा है, एक और दिया हुआ है, और वाला क्वेश्चन भी है। तो और वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक इफ द फुल बैक यानी कि जे, ठीक है, फुल बैक यानी कि जे। अब जे कौन सा है इसमें, जे जरा जे ढूंढते हैं, पहले इस पूरे को इरेज करते हैं। हाँ, जे कहाँ पर है, जरा देखिए, जे, ठीक है। तो जे हमारे पास है, ये रहा जे, ठीक है, जे यहाँ पर दिया है। एंड सेंटर बैक कहाँ पर है, इसी के नीचे ये आई, ठीक है। जे और आई आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सी। हमें बताना है कि ये जे और आई ये जो है इक्वी डिस्टेंस है सी से, यानी कि जे से सी से जे तक की डिस्टेंस और सी से आई तक की डिस्टेंस, ये तो क्या होंगी, बराबर होंगे, हमें बताना है, ठीक है। और फिर इसके आगे ये पूछा भी है इसने, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आई जे। क्या सी जो है ये मिड पॉइंट है किसका, आई जे का, ठीक है। तो ये भी हमें बताना है कि है कि नहीं, ठीक है। तो ज़रा यहाँ देखिएगा, ठीक है। तो क्या पूछा इसने, जे और आई, ठीक है। एक पॉइंट जे दे रखा है, ये हमारा और पार्ट है, ठीक है, इसको मैंने और लिख दिया। एक यहाँ पर जे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, जे पॉइंट है, और यहाँ पर क्या है, आई पॉइंट है, ठीक है। और दूर यहाँ पर कहीं एक सी पॉइंट है। तो हमें बताना है कि ये जो सी है ये इक्विडिस्टेंट का मतलब है, ये जो सी है ये इक्विडिस्टेंट है किससे, आई और जे से, दोनों से। यानी कि आई जे से और आई से ये दोनों क्या होंगे, बराबर, ये
सी जो है बराबर दूरी पर होगा तब कहेंगे इस इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होना, क्या होना, इक्वल डिस्टेंस पे। यानी कि जो सी पॉइंट है ये अगर जे से और आई से दोनों, जे से भी और आई से भी दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है तो हम कह देंगे हाँ बिल्कुल ये इक्विडिस्टेंट है। क्या है, इक्विडिस्टेंट है। इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, जरा कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। जे के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5, -3। जे के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 5, -3। ठीक है, 5, -3। आई के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने, -4, -6 दिया हुआ है। और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 0, 1। ठीक है, ये फिगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम सी जे निकालेंगे, यानी कि सी से जे तक की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला वही डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी हमने इस्तेमाल किया था। तो ये रहा सी हमारे पास, ये रहा हमारे पास जे। तो सी और जे के पहले एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जे का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 5 है, और यहाँ सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0। तो 5 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जे का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -3 है, और यहाँ सी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। तो -3 - 1 इसका स्क्वायर। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर 5 - 0 कितना होता है, 5 - 0 5 ही होता है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, प्लस -3 - 1 कितना होता है, -4 होता है, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, वही +16 होगा। ठीक है, तो 25 + 16 ये होता है √41। तो सी जे, यानी कि सी जे की वैल्यू कितनी आ रही है, √41 आ रही है, यानी कि सी से लेकर जे तक की डिस्टेंस कितनी है, √41 है। अब निकालते हैं सी से आई तक की डिस्टेंस। ठीक है, सी से आई तक की, यानी कि सी आई निकालना है हमें। क्या निकालना है, सी आई। तो बड़ा सा रूट लगाया, ठीक है, बड़ा सा रूट लगाया। जरा पीछे देखते हैं, सी और आई। तो सी और आई में एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि आई का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -4 है, और सी का कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो ये हो जाएगा -4 - 0 कितना आ जाएगा, -4 - 0 प्लस, ठीक है, प्लस दोनों का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, आई का वाई कोऑर्डिनेट 6 है, यहाँ सी का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। तो 6 - 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 - 1। तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ मैंने होल स्क्वायर नहीं लिखा, इसको होल स्क्वायर लिखिएगा। ठीक है, अब बड़ा सा रूट लगाए। -4 - 0 कितना होता है, -4 ही होता है। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, प्लस 6 - 5 कितना होता है, -5 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो ये भी कितना आया, √41 ही आया है। ठीक है, कितना है, √41 आया है। ठीक है, यानी कि ये जो है सी आई इज इक्वल टू किसके बराबर आया है, सी जे के बराबर। यानी कि सी से आई तक की डिस्टेंस और सी से जे तक की डिस्टेंस दोनों के हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब है सी इज इक्विडिस्टेंट, फ्रॉम आई एंड जे। तो सी जो है वो इक्विडिस्टेंट है किससे, आई से और जे से भी। ठीक है, और उसी उसी के बाद उसी उसी क्वेश्चन में उसने एक चीज़ और पूछी थी, क्या ये सी जो है, ये जो पॉइंट सी है, ये मिड पॉइंट है किसका, आई और जे का। ठीक है, ये जो सी है ये मिड पॉइंट है आई और जे का, हमें ये भी बताना था। ठीक है, आई और जे का मिड पॉइंट है कि नहीं है, ठीक है, हमें ये बताना था। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं। ठीक है, सबसे आसान काम क्या कर लेंगे, आई और जे का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, आई और जे का क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आई के कोऑर्डिनेट अभी हमने देखे थे कितने आए थे, आई के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 4, -6 है। ठीक है, और जे के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 5, -3 है। 5, -3 है। तो आई और जे का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला अभी मैंने बताया है। ठीक है, अभी मैंने बताया हुआ मिड पॉइंट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, दोनों को एक्स कोऑर्डिनेट को सम किया, यानी कि 4 + 5 अपॉन कितना 2 हो जाएगा, कॉमा दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को सम, यानी कि -6 - 3 अपॉन 2। तो दोनों को अगर ऐड किया तो ये आ गया 9/2, कॉमा, ठीक है, 9/2, कॉमा कितना आ रहा है, ठीक है, 4, 5, और ये आ रहा है -6 - 3 कितना हो जाएगा, -9/2। ठीक है, जो कि सी के बराबर तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट तो कुछ और ही थे ना, ये थोड़ी थे सी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये तो सी के बराबर आ ही नहीं रहे। तो इसका मतलब सी जो है, सी इज नॉट मिड पॉइंट ऑफ आई जे, यानी कि सी जो है आई जे का मिड पॉइंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट इसका खत्म हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। ठीक है, थर्ड पार्ट को देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। थर्ड पार्ट कह रहा है इफ डिफेंसिव मिडफील्डर ए, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन को जरा इसको थोड़ा साफ करते हैं फिगर को। ठीक है, हाँ, अब कह रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, इफ डिफेंसिव मिडफील्डर कौन है, ये ए है, यहाँ पर ए अगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये रहा ए, ये है ए। ठीक है, मिडफील्डर
ए, अटैकिंग मिडफील्डर बी, अटैकिंग मिडफील्डर कौन, बी, ठीक है, एंड स्ट्राइकर ई, एंड स्ट्राइकर ई, ये रहा ई, ठीक है, लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, ये तीनों क्या है, एक सेम स्ट्रेट लाइन में हैं, ये गिवन है, क्या हमें पूछा नहीं, क्या है ये दिया हुआ है, ये तीनों क्या है, एक सेम स्ट्रेट लाइन में है, ए बी और ई, ठीक है, और तीनों के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, ठीक है, फ्रॉम ए, और एंड बी इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए और ई, अब बी जो है ये बोल रहा है, बी जो है ये जो बीच वाला बी दिख रहा है यहाँ पर, ये बीच वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये ई, ए से और ई से दोनों से क्या है, बराबर दूरी पर है, यानी कि बी जो है मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ ई, ई के कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी दिए हुए, तो ए की हमें क्या निकालनी, ई की हमें कोऑर्डिनेट निकालें, यानी ए कॉमा बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसको मैं ज़रा अच्छे से यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है, तो इसमें समझिएगा, ठीक है, इसमें समझिएगा, तो ये कह रहा है ए, एक पॉइंट ए है हमारे पास, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है, ये क्या हमारे पास थर्ड पार्ट है, ठीक है, एक पॉइंट ए है यहाँ पर, ठीक है, इसको ए लिख दिया, एक बी है, ठीक है, ये क्या है, बी है, और ये क्या हमारे पास एक ई है, ठीक है, ई है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमें देखे हैं 1,4, ए के कोऑर्डिनेट हमें देखे हैं 1,4, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट देखे हैं 2,-3, 2,-3, और ए के कोऑर्डिनेट देखे हैं ए,बी, ए,बी, ठीक है, अब हमें गिवन दे रखा है कि ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि तीनों एक ही लाइन में, तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में, और बी जो है वो इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट यानी कि बी जो है ए और बी, ए और ई से दोनों क्या है, इक्विडिस्टेंट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस के क्या बराबर है, ठीक है, यानी कि बी जो है मिड पॉइंट होगा, बी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, जानते हैं ना आप, बी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम बी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए ई, ठीक है, अब अगर बी जो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो अब उसको इस्तेमाल करने का तरीका जरा देखिए, बी क्या है, मिड पॉइंट, तो बी के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, किसके बराबर होंगे, जो हम फॉर्मूले से निकालते हैं उसके बराबर होंगे, ठीक है, अभी भूल जाइए, अभी ये भूल जाइए कि बीच में एक बी है, ये बी के कोऑर्डिनेट हमें पता भी है, ये 2,-3 है ना, ये हमें पता है, लेकिन अब भूल जाइए कि पता है हमें, ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, ठीक है, अगर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकालना चाहें फॉर्मूले की मदद से, कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, अभी हमने पढ़ा था मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए और ई, ये जो ए है और ये ई है, इसके मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम यानी कि 1 + a/2 हो जाएगा, कॉमा 4 + b/2 हो जाएगा, ठीक है, और कोऑर्डिनेट ऑफ बी हमें दिया हुआ है, यानी कि ये जो है, ये जो आया, ये किसके बराबर होगा, 2,-3 के बराबर होगा, इसको समझना जरा, ठीक है, यानी कि 1 + a, ये जो अभी हमने निकाला मिड पॉइंट का फॉर्मूला, 1 + a/2, 4 + b/2 इक्वल्स टू होगा किसके, 2,-3 के बराबर, ठीक है, इतना आप समझते होंगे, इतना आप समझ गए, ठीक है, इतना आपको समझना चाहिए, ठीक है, अब एक काम करते हैं, ठीक है, अब वही एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे, फिर वाई कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे, यानी कि 1 + a जो है, 1 + a/2, ये बराबर होगा किसके, इस 2 के, तो ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 1 + a = 4, तो a की वैल्यू आ गई 4 - 1, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, a की वैल्यू हमारी 3 निकल आई, ठीक है, अब यही एक, अब हम बात करेंगे y कोऑर्डिनेट की, y कोऑर्डिनेट कितना है, 4 + b/2 है, इक्वल्स टू यहाँ कितना है, -3 है, ठीक है, तो इसको वहाँ भेजा, तो 2 × -3 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई -6 - 4, ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई -10, -6 - 4 कितना होता है, -10 होता है ना, तो p की वैल्यू आ गई -10, तो यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ e, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने थे, a,b थे, ठीक है, a,b दिए थे, तो a की वैल्यू हमारी निकल गई 3 और b की वैल्यू निकल गई -10, तो e के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 3, -10, तो इसी के साथ हमारा 37वां वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ठीक है, 37वां वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसके तीनों पार्ट हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अब बात करते हैं इस सैम्पल पेपर का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है,
सेक्शन ई का क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन ई का भी आखिरी क्वेश्चन है और इस पूरे सैम्पल पेपर का भी क्या है, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा और उसको समझिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वन इवनिंग कौशिक, कौन है, कौशिक, कौशिक वॉज इन अ पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, बर्ड्स वर सिंगिंग ऑन अ नियर बाई ट्री ऑफ हाइट 80 मीटर, ठीक है। ये जो ट्री है, ये आपको ए बी दिख रहा है ना, ये फिगर देखिएगा ए बी, ये क्या हमारे पास ट्री है और यहाँ पर एक बर्ड बैठी हुई है। इसके टॉप में क्या है, एक बर्ड बैठी हुई है 80 मीटर हाई, और इस ट्री की हाइट कितनी है, 80 मीटर। ही ऑब्जर्व्ड अ बर्ड इन ट्री एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। अब ये सी पॉइंट है यहाँ पर, ये सी पॉइंट पे कौन है, वो कौशिक खड़ा हुआ है और यहाँ से वो 45 डिग्री पर डिग्री के एंगल से देख रहा है किसको, बर्ड को, ठीक है। व्हेन अ सिक्सर वॉज हिट, जब यहाँ से या एक सिक्स, अब वो क्रिकेट खेला है तो उसने क्या मारा, एक सिक्सर मारा, क्या मारा, एक सिक्सर मारा, एक सिक्सर मारा, कहाँ, इस पेड़ की तरफ, ठीक है। थ्रू द ट्री फ्राइटन द बर्ड, और वो बर्ड डर गई और डर के उड़ के कहाँ चली गई, डी पॉइंट पे, यहाँ चली गई एक दूसरे पेड़ में, सेम हाइट वाले उसी पेड़ में कहाँ चली गई, डी पॉइंट पे पहुँच गई। यहाँ से कहाँ पहुँच गई, डी पॉइंट पे, और उसको जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड लगे, 2 सेकेंड में वो यहाँ से वहाँ पहुँच गई, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। ही ऑब्जर्व द बर्ड फ्लाइंग एट द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन। अब अब यहाँ बर्ड पहुँच गई, कहाँ पहुँच गई, डी पॉइंट पे पहुँच गई। अब यहाँ से जो एंगल बन रहा है उसका कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ये एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। एंड द बॉल, अब बॉल यहाँ से टकरा के कहाँ गई, वापस आ गई एफ पे, ठीक है। बॉल यहाँ गई थी, अब वहाँ से टकरा के कितने आ गई, कहाँ गई, एफ पे आ गई, और एफ से क्या कर रही है, नीचे गिर रही है, यहाँ से क्या कर रही है, नीचे गिर रही है, ठीक है। बॉल फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम एट द सेम हाइट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये जो जहाँ बॉल पहुंची है अब, ठीक है, बॉल जहाँ से नीचे को आ रही है, अभी एफ से नीचे को आ रही है, तो ये एंगल बन रहा है कितना, यहाँ पर से यहाँ तक कितना, ये टोटल 60 डिग्री एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो फिर इसमें 3 क्वेश्चन हमें पूछे गए, या 4 क्वेश्चन कहें, वैसे एग्जाम के हिसाब से 3 ही है क्योंकि यहाँ पर और है, लेकिन हम तो अभी यहाँ पर 4 के 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और वाला क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो इस फिगर को ज़रा मैं फिगर से अच्छे से फिगर यहाँ पर फिर से बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। वैसे फिगर दिया हुआ है, ये बनाने की वैसे ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी हम बना लेते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में भी आप फिगर बनाना, ठीक है, फिगर से बहुत कुछ समझ में आता है। ये है, ठीक है, इस एक ये है और ये है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ देखिएगा, ये यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पर एक तो ये एंगल हो गया, ठीक है। इसको अलग अलग कलर से एकदम अच्छे से बना दें ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है, समझ में आ सके बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर बर्ड है, यहाँ पर बर्ड बैठी है, यहाँ पर क्या है, बॉल है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, नाम दिया ही हुआ है, ठीक है, जैसा वहाँ नाम दे रखा है सेम वैसा ही हम यहाँ भी नाम दे देंगे। इस पॉइंट को क्या रखा है, सी, इस पॉइंट को क्या रखा है, सी, इस पॉइंट का नाम है सी, इस पॉइंट का नाम है जी, इस पॉइंट का नाम है बी, इस पॉइंट का नाम है ई, ये हमारा ई हो गया। यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है डी, इस पॉइंट का नाम क्या है डी, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है एफ, ठीक है। तो ऊपर भी हम एक काम करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारा ज्वाइन हो गया, ये हमारा ज्वाइन हो गया, ठीक है, ये सब हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो एंगल एंगल इसमें बनाऊँ कि आप समझ लेंगे, ठीक है। एंगल को रहने देते हैं, एंगल को अभी रहने देते हैं, चलो बना ही लेते हैं एक, क्योंकि एंगल बनाने से क्या होता है ना, बहुत वो हो जाता है, एकदम समझ में कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये छोटा सा ये वाइट वाला एंगल, ये कितना है, 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। जिस कलर से बना रहा हूँ उसी कलर वाली लाइन का जो एंगल दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो येलो वाला है, ये जो येलो वाला एंगल है, ठीक है, ये कितना है हमारे पास, 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ठीक है। और ये जो ब्लू वाला एंगल है, कौन सा, ब्लू या पर्पल, जो भी एंगल, जो भी कलर है, ये वाला एंगल, ये कितना है, 45 डिग्री, ये कितना है, इसको मैं बाहर बना देता हूँ, 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, इतना हमें दिया हुआ है, ठीक, इतना हमें दिया हुआ है। आपको फिगर अच्छे से समझ में आ गया। बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है, क्वेश्चन की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री was he observing the bird sitting on the tree, ठीक है।
तो ये येलो वाला, ये जो मैंने येलो बनाया ना ए बी, ध्यान से दिख रहा है आपको, ये ए बी, ठीक है, ये हमारे पास ट्री है, ये क्या है, ट्री है। तो ये कह रहा है इस ट्री के फुट से, यानी कि बी से, इस बी पॉइंट से वो जो कौशिक है वो क्रिकेट कहाँ से, जहाँ पर से क्रिकेट खेल रहा है वो, ये जहाँ पर से क्रिकेट खेल रहा है ये सी पॉइंट से, वो सी पॉइंट से कितने डिस्टेंस से वो बर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है, बर्ड को देख रहा है। तो कहाँ से देख रहा है, सी पॉइंट से देख रहा है, यानी कि हमें बी और सी का बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये निकालना है हमें, बी और सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें कौन सा ट्राइंगल चाहिए, ये जो पूरा येलो वाला ट्राइंगल, येलो वाला दिख रहा है आपको, सी ए बी, सी ए बी, ये सी ए बी, ये पूरा हमें निकालना है, ठीक है। इस पूरे ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी, निकालना नहीं, पूरे ट्राइंगल की हमें जरूरत पड़ेगी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल सी ए बी। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट चल रहा है हमारा, इन ट्राइंगल सी ए बी, ठीक है। इस सी ए बी को एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से समझेंगे। इस सी ए बी को उठा के मैं अलग से यहाँ पर एक बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसको यहीं पर से उठा के मैंने क्या बना दिया, इसको अलग से उठा के मैंने यहाँ बना दिया। ये हमारे पास सी है, ये ए है, और ये क्या है, बी, ठीक है। और एंगल कितना दिया हुआ है यहाँ पर, अगर देखें सी ए बी में, इस सी ए बी में एंगल कितना है, ये येलो वाला एंगल आपको पता है 45 डिग्री है, कितना है, 45 डिग्री। तो ये एंगल 45 दिया हुआ है, और ये ए बी आपको पता है ये 80 मीटर है। ये हमारी ट्री की डिस्टेंस है, हमें सी ए निकालना है। क्या निकालना है, सी ए। मैं कुछ गलत लिखा क्या, सॉरी, एक चीज़ गड़बड़ होगी ना, ये यहाँ पर ए और बी को मैंने अलग उल्टा सीधा लिख दिया, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बी है, और यहाँ पर क्या है, ऊपर ए है, ठीक है। तो हमें ये सी बी निकालना है। क्या निकालना है, सी बी निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। और ये देखिएगा, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, 80 मीटर, ये जो क्या है, ये क्या परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनता है, टेन थीटा, आपको पता होना चाहिए। तो टेन थीटा इज होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब वहाँ जाके इस एग्जाम में जाके यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी लिख के नहीं आना है, ठीक है, बहुत ही गलत बात है, ठीक है। आपने फिगर बनाया है, फिगर में नाम दे रखा है, तो नाम लिखिए ना, ठीक है। तो नाम लिखने में क्या जा रहा है, पी, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, तो ए बी लिखा, और बेस कितना है, बी सी है, तो बी सी लिखा। तो बस पी और बी लिखने की जरूरत क्या है, पी और बी से हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। टेन थीटा, थीटा कितना 45 है, तो 1045 हो जाएगा। और ए बी कितना है, 80 है, 80 अपॉन कितना हो गया, बी सी, ठीक है। 1045 की वैल्यू 1 होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बी सी आ गया, ठीक है। तो बी सी को वहाँ भेजा मैंने, ठीक है। तो बी सी इंटू 1 कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। तो बी सी इक्वल टू कितना हो गया, 80 मीटर, यानी बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 80 मीटर आ गई। यानी कि जो है वो 80 मीटर से, ये बी से, ये है फुट, ये बी जो पॉइंट है, ये इस ए बी पेड़ का क्या है, फुट है, फुट मतलब उसका पैर, जहाँ पर वो ज़मीन में है। और यहाँ से सी तक की डिस्टेंस हमें निकालनी थी। सी पर कौन खड़ा है, वो कौशिक, जो वो कौशिक वो है, वो ए पॉइंट पर ये जो है चिड़िया को देख रहा है, या बर्ड को देख रहा है 80 मीटर से। कितनी दूरी से, इसके फुट से 80 मीटर की दूरी से वो क्या कर रहा है, बर्ड को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो बहुत सिंपल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ, इसके सेकंड पार्ट की देखते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन्ड टाइम, ठीक है। हाउ फार, कितने दूर वो बर्ड उड़ गई, ठीक है, कितने दूर तक वो बर्ड उड़ी, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। बर्ड कहाँ पर थी, ये ए पॉइंट पर थी, ठीक है। कहाँ पर थी, ए पॉइंट पर, यहाँ पर थी ये ए पॉइंट पे, और यहाँ से उड़ के कहाँ पहुँच गई, वो डी पॉइंट पर पहुँच गई। तो मुझे ए डी निकालना है। क्या निकालना है, ए डी निकालना है। अब ए डी निकालूँ या बी ई निकालूँ, एक ही बात है ना, दोनों बराबर ही तो होंगे। ए डी निकालूँ चाहे बी ई निकालूँ, एक ही बात है। बी ई निकाल लेते हैं, और जो बी ई होगा वही क्या होगा, ए डी भी होगा, ठीक है। अब बी ई कैसे निकले, इसको ध्यान से समझिए, बी ई कैसे निकलेगा, ठीक है। हम ये सी बी निकाल चुके हैं, ठीक है। ये सी बी हम क्या करें, निकाल चुके हैं, ठीक है। ये हम क्या करें, ये हमने अभी निकाला हुआ है पहले पार्ट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरा सी ई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पूरा सी ई, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा सी ई निकालेंगे। ये जो व्हाइट वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, आपको व्हाइट वाला अगर ट्राइंगल दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला सी ई, वो सी डी ई, ये वाला ट्राइंगल, ये जो व्हाइट वाला ट्राइंगल है, ठीक है, आपको व्हाइट वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा, सी डी ई। इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, पूरा ये सी ई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पूरा सी ई निकालेंगे, ठीक है। और फिर सी ई में से अगर मैं ये जो पहले हमने निकाला था सी बी, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा, इस पूरे सी ई में से, इस सी ई में से इस सी बी को अगर माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, बी ई बचेगा।
तो वही तो हमें निकालना है। और बी ई अगर निकल गया तो बी ई किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। ठीक है, इतना समझिएगा। ठीक है, तो अभी हम कौन सा ट्राइंगल यूज़ करना है, सी डी ई। कौन सा ट्राइंगल, सी डी ई। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा हमें बात करनी है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इन ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई। ठीक है, इस ट्राइंगल को भी मैं अलग से यहाँ पर बना लेता हूँ एक बार। ये है हमारे पास सी डी, ये हमारे पास सी पॉइंट है जहाँ पर कौशिक खड़ा है। कौन खड़ा है, कौशिक, वहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है वो। ठीक है, और ये डी पॉइंट है। डी कौन सा पॉइंट है, यहाँ पर एक ए पॉइंट था ना, यहाँ पर ए पॉइंट से उड़ के चिड़िया कहाँ पर आई है, ये डी पॉइंट पर आई है। ठीक है, तो ये वो डी पॉइंट है और ये हमारा फुट हो गया इसका। ठीक है, ये ग्राउंड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी कितना है, 80 मीटर है। ठीक है, ये भी क्या है, 80 मीटर है। और एंगल देखिए, अगर आप फिगर में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है, तो ये जो व्हाइट वाला एंगल बन रहा है, व्हाइट वाला एंगल क्या है, ये जो मैंने व्हाइट से 30 लिखा है ना, व्हाइट से क्या लिखा, कौन सा एंगल लिखा है, 30 लिखा है ना। तो व्हाइट वाला जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो ये 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, ये सी ई निकालना है। क्या निकालना है, ये सी ई हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फिर से ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हमें 80 पता है और ये बेस सी ई हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस यानी कि 10, तो फिर से 10 थीटा। परपेंडिकुलर कितना है, डी ई है, तो डी ई अपॉन कितना हो जाएगा, सी ई हो जाएगा, डी ई अपॉन सी ई। तो 10 थीटा, थीटा कितना है हमारे पास, 30 डिग्री। एंगल कितना है, 30 है। डी ई कितना है, 80 है। सी ई तो सी ई हो जाएगा। और 10 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। 80 अपॉन सी ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ई इक्वल टू आ जाएगा 80√3। कितना आ गया, 80 80√3 मीटर। ये तो आया सी ई, लेकिन हमें सी ई नहीं चाहिए। ठीक है, सी ई नहीं चाहिए। ठीक है, हमें बी ई निकालना है। क्या निकालना है, बी ई। फिगर में ध्यान से फिर से देखिएगा, ध्यान से मैं एक बार और इसको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ये जी है। ठीक है, ये जी है, यहाँ पर कितना है, ये बी है। ठीक है, और ये ई है। ठीक है, हमने क्या क्या निकाल लिया। ठीक है, हमने ये सी बी यहाँ से यहाँ तक ये निकाल लिया। ये हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, क्वेश्चन का जो पहला पार्ट किया था ना, वो निकाल लिया था। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सी ई, ये अभी निकाला हमने। क्या निकाला, सी ई अभी निकाला। ठीक है, इस सी ई में से ये जो हमने पहले सी बी निकाला था, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा कौन। ठीक है, तो बचेगा बी ई हमारे पास। इतना आपको थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं, थोड़ा सा आप सोचें इसको ध्यान से, तो आपको आसानी से समझ आएगा। ये पूरा सी बी था, सी ई था। इस सी ई में से अगर मैं ये पहले वाला जो सी बी है इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा कितना, बी ई बचेगा। तो बी ई हमारा निकल आएगा, और बी अगर निकल गया तो बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ठीक है, तो ए डी तो हमें निकालना था। ठीक है, तो आप समझ गए। तो ये हमारा सी ई निकला है। क्या निकला है, सी ई निकला है। तो सी ई निकल आया तो बी ई निकालना है हमें। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ज़रा ध्यान से, अगर फिगर को आप ध्यान से देखें तो ये बी ई किसके बराबर है, पूरा सी ई जो बड़ी वाली लेंथ है, सी ई में से अगर हम सी बी को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमारा बी ई निकल आएगा। और सी ई कितना आया था, सी ई हमारे पास आया था, अभी हमने निकाला है पिछले, ये सेकेंड पार्ट में हमने निकाला है। सी ई कितना आया था, 80√3। कितना आया, 80√3। तो इसकी जगह पे 80√3 लिखा माइनस, और सी भी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, 80 आया था, 80 आया था। ठीक है, दोनों में से 80 कॉमन ले लिया तो बचा कितना, √3 - 1 मीटर। तो बी ई की वैल्यू कितनी आ गई, इतना आ गई। और बी ई इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। वो भी मैंने समझाया कैसे हुआ है। ठीक है, बी ई जो है वो ए डी के बराबर है, क्योंकि ए डी यहाँ से यहाँ तक है। ये जो ऊपर देखिएगा, ए डी कहाँ है, ये है ए डी, और ए डी और बी ई ये दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे, क्योंकि एक ऊपर है वो नीचे है। तो इसमें तो जितना बी ई होगा उतना ही क्या होगा, ए डी भी होगा। यानी कि ए डी भी कितना आ जाएगा, 80 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो इसका हमें और वाला पार्ट करना है अब। ठीक है, और वाला पार्ट देखिए, और वाला क्या कर रहा है, आफ्टर हिटिंग द ट्री। ठीक है, अगर यहाँ पर ए पॉइंट पे, ठीक है, ये बॉल जो है ये ए पॉइंट पे हिट करिए। ठीक है, आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कौशिक सॉ द बॉल। ठीक है,
क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। चलो यहाँ पर इसको मैं यहीं पर समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये बॉल ने कहाँ पर हिट किया, ए को, ये ए पॉइंट पे, ठीक है। ए पॉइंट पर बर्ड बैठी थी ना, बॉल ने यहाँ पर हिट किया, ठीक है, ए पॉइंट पे हिट किया, ठीक है। फिर ए से लेके बॉल कहाँ गई, एफ में गई, ठीक है, एफ में गई, ठीक है। तो ए से लेके बॉल कहाँ गई, एफ गई, ठीक है। तो हमें निकालना है बॉल ने कितना ट्रेवल किया, यानी कि हमें ए एफ निकालना है। क्या निकालना है, ए एफ निकालना है। अब ए एफ निकालना है तो ए एफ किसके बराबर होगा, इस जी बी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जी बी के बराबर। अब जी बी, ये जी बी किसके बराबर होगा, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जी बी जो है वो किसके बराबर होगा, जीबी को ध्यान से देखिएगा। हम क्या निकाल चुके हैं, ये सी बी हम निकाल चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था सी बी, क्या निकाला था, सी बी निकाला था। अब इस पार्ट में हम निकालेंगे ये सी जी निकालेंगे, इस छोटा सा सी जी। तो इस सी बी में से इस सी जी को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास ये जी बी निकल आएगा। ध्यान से समझिएगा, इस पूरे सी बी में से जो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, ये जो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व किया था हमने, इसमें निकाला था सी बी। अब हम निकालेंगे इस थर्ड पार्ट में सी जी निकालेंगे, और सी बी में से अगर सी जी को माइनस कर दिया जाए तो हमारा क्या बचेगा, जीबी या बीजी में बचेगा। और बीजी किसके बराबर होगा, यही ए एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझना है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल सी एफ जी, ये जो सी एफ जी है ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इन ट्राइंगल सी एफ जी, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल, सी एफ जी, ये ट्राइंगल। और इसमें एंगल कितना बन रहा है, आपने ध्यान से देखा होगा तो ये 60 डिग्री बन रहा है। एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो जरा आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। और वाला क्वेश्चन है ये, और पार्ट, ठीक है, क्या है, और वाला पार्ट। इन ट्राइंगल सी एफ जी, क्या, इन ट्राइंगल सी एफ जी। फिगर को आप देखते रहिए, आप फिगर को आप कॉपी में बना लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। तो इन ट्राइंगल सी एफ जी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ अलग से, ठीक है। ये सिर्फ सी एफ जी वाला ट्राइंगल बना रहा हूँ, सी और ये एफ और ये जी। यहाँ पर सी पर कौन है, कौशिक खड़ा है, कि एफ पर ये जो बॉल थी ये टकरा के, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए था ना, ए से टकरा के क्या आ गई, बॉल वापस आ गई, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर बी था, ठीक है, और ये ग्राउंड चल रहा है, ठीक है। इतना आपने एक फिगर बना दिया। हमें ये इस ट्राइंगल की जरूरत है, कौन से ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल। और यहाँ पर एंगल कितना है, 60 है, और ये भी कितना है, 80 मीटर है, कितना है, 80 है। तो हमें निकालना क्या है, ये सी जी निकालना है। क्या निकालना है, सी जी। तो फिर से वही आप समझ ही गए होंगे, टेन थीटा लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर दिया है और बेस निकालना है। तो यानी कि एफ जी अपॉन कितना हो जाएगा, सी जी, एफ जी अपॉन सी जी। और टेन थीटा यानी कि 1060 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1060। तो एफ जी कितना है, 80 है, और सी जी हमें निकालना है तो सी जी रहेगा। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3, ये आ गया 80 अपॉन सी जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी जी इक्वस टू 80 अपॉन √3, कितना आ गया, 80 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन में जब भी रूट होता है तो हम रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 80 √3, ऊपर तो आ गया 80 √3, और नीचे आ जाएगा √3 इंटू √3 कितना, 3, इतना मीटर, इतना क्या आ गया, मीटर। तो सी जी की वैल्यू हमारी निकल आई, सी जी की वैल्यू क्या आएगी, निकल आई, ठीक है। लेकिन हमें सी जी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जी बी की वैल्यू। क्या चाहिए, जी बी या बी जी, ठीक है। तो मैंने अभी समझाया, बी जी इक्वल टू हो जाएगा कितना, बी सी। अगर आप फिगर देख रहे हैं, फिगर में देखते रहिएगा, अगर आपने बनाया नहीं है तो बना लीजिए, ठीक है। बी जी उस कितना, बी सी माइनस सी जी जो अभी निकाला था, ठीक है। इतना करेंगे तो हमारा बी जी मिल जाएगा। तो बी सी कितना है, बी सी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, अगर आपको ध्यान हो, पहले पार्ट में निकाला था, कितना आया था, 80। बी सी कितना है, 80 है। और सी जी अब भी हमने निकाला है, सी जी कितना है, 80 √3, ये जो आया था, ये 80 √3 अपॉन 3, कितना है, 80 √3 अपॉन 3, ठीक है। 80 कॉमन ले लेते हैं, 80 को हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना, अंदर 1 माइनस √3 अपॉन 3, ठीक है, इतना मीटर। इसको इतना भी छोड़ेंगे चलेगा, लेकिन हमें बी जी नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, एफ ए निकालना था या ए एफ निकालना था, ठीक है। तो बी जी जो है वो एफ ए और ए एफ के बराबर ही है, ठीक है। तो एफ ए पी कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा, 1 माइनस √3 अपॉन 3 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये और वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और वाला पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बचता है हमारे पास सिर्फ इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है इसका, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, आसान है। तो ये कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट
इफ इट हैड फ्लोन 20 ब्रैकेट √3+1 मीटर। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो बर्ड जो है यहाँ से डर के जब भागी ए से लेके डी तक, तो वो कितने सेकंड में भागी, 2 सेकंड। उसको टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। तो टाइम हमें दे रखा था, ठीक है, डिस्टेंस इसने दे दी है, ये 20√3+1 मीटर इतनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की। ठीक है, तो हमें स्पीड निकालनी, तो आसान है। स्पीड का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आसान है। ठीक है, स्पीड इक्वल टू कितना होता है, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, ये थर्ड पार्ट, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और डिस्टेंस इसने दे दी हमें, डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 20 ब्रैकेट √3+1। ठीक है, 20 ब्रैकेट √3+1 मीटर, इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है। टाइम हमें दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 सेकेंड, उसको 2 सेकेंड लग रहा है, लेकिन हमें इसने कहा है कि स्पीड को किस में निकालना है, स्पीड को हमें निकालना है मीटर पर मिनट में। ठीक है, चलो डिस्टेंस तो मीटर में दी हुई है, तो इस टाइम को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 सेकेंड मतलब कितना होगा, 2/60 मिनट। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कट रहा है तो इसको काट लेते हैं, तो 1/30 मिनट आ गया। तो टाइम कितना आ गया, 1/30 आ गया। ठीक है, डिस्टेंस पता लग गई, टाइम पता लिया, तो अब स्पीड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है हमारे पास कितनी, 20। ठीक है, सॉरी क्या बना दिया मैंने, 20 ब्रैकेट √3+1। ठीक है, इतना अपॉन टाइम, टाइम अभी निकाला था हमने मिनट में, 1/30। अब 1/30 है तो ये 30 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 20 ब्रैकेट √3+1 इंटू ये 30/1 हो जाएगा, ऊपर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 × 30 कितना हो जाएगा, 600। तो ये आ जाएगा 600 ब्रैकेट में आ जाएगा √3+1 इतना मीटर पर मिनट। ये आ गई हमारी उस बर्ड की स्पीड। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आखिरी क्वेश्चन भी। ठीक है, और इसी के साथ हमारा सैम्पल पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सैम्पल पेपर क्या हो गया हमारा, पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इस सैम्पल पेपर में अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, या सिर्फ इस सैम्पल पेपर में या किसी भी क्वेश्चन में, क्लास 10th मैथ की बुक में कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसका तुरंत उसमें एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उससे अच्छे से और समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगला जो हम करेंगे, क्योंकि ये सैम्पल पेपर तो खत्म हो गया। ठीक है, अगला हम और इसके पेपर करेंगे। ठीक है, ये हमारा CBSE का सैम्पल पेपर था, किसका था, CBSE बोर्ड का सैम्पल पेपर था। ठीक है, अब आगे मैं कोशिश करूँगा कि एक UK बोर्ड, जो उत्तराखंड बोर्ड है, उसका भी एक मैं पेपर सॉल्व कराऊँ। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो है पैटर्न थोड़ा अलग अलग होता है। ठीक है, CBSE बोर्ड और UK बोर्ड में पैटर्न थोड़ा क्या है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक UK बोर्ड, ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं है कि आप, अगर मैं UK बोर्ड का कोई पेपर सॉल्व कराऊँ तो CBSE बोर्ड वाले नहीं देख सकते, ऐसा नहीं है। या फिर CBSE बोर्ड का मैं जो पेपर ये अभी किया मैंने सैम्पल पेपर, उसको UK बोर्ड वाले नहीं दे सकते। वैसे क्वेश्चन सेम होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेम होता है, क्वेश्चन उसकी दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा पैटर्न सेम होता है, पैटर्न अलग होता है और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो और ऐसे ही आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट पेपर की, देखते हैं UK बोर्ड का कर सकते हैं या CBSE बोर्ड का, देखते हैं जो भी हम अच्छा लगेगा उसको करेंगे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।